आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आदिकालीन लौकिक साहित्य के बारे में। आपसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आदिकालीन लौकिक साहित्य के ग्रंथ का उल्लेख कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आदिकाल में कौन कौन से लौकिक साहित्य लिखे गए। आपको पता है जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसमें कौन कौन सी सामग्री हमको प्राप्त होती है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में हमको जो सामग्री प्राप्त होती है वो होती है, हमको देखो पहले हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, गद्य रचनाएं, लौकिक साहित्य, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये आदिकालीन सामग्री के अंतर्गत आता है। आज मैं आपको लौकिक साहित्य के ग्रंथ के बारे में बताने जा रही हूँ। आदिकाल के अंतर्गत स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर आदिकाल के अंतर्गत स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की क्या मिलती है? प्रवृत्ति मिलती है। यहाँ हम आदिकाल में उपलब्ध सभी लौकिक काव्य का क्या करेंगे? लौकिक काव्य का परिचय देकर इस स्वच्छंद धारा की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। किसकी प्रवृत्तियों का हम प्रयास करेंगे? आज लौकिक काव्य का। तो आदिकालीन लौकिक काव्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं इनका आपको पता चलना चाहिए। आपसे देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। ढोला मारूरा दोहा जो काव्य है, ये आदिकालीन जो काव्य है ये किसके अंतर्गत आता है? राज साहित्य के अंतर्गत आता है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, लौकिक काव्य के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अंतर्गत आता है। ये लौकिक काव्य के अंतर्गत आता है। तो आज हम ढोला मारूरा दोहा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यह कौन सी शताब्दी में रचित है? आपसे पूछा जा सकता है। ये 11वीं शताब्दी में रचित क्या है? एक लोक भाषा काव्य है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। यह कौन से क्षेत्र में काव्य लोकप्रिय रहा है? तो पश्चिमी हिंदी प्रदेश में यह काव्य क्या रहा है? अत्यंत लोकप्रिय रहा है। मूलतः यह किसमें रचित है? दोहों में रचित। इस लोक काव्य मूलतः यह किसमें रचित है? दोहों में रचित है। और 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका क्या किया है? विस्तार किया है। कुशल राय वाचक ने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका क्या किया है? विस्तार किया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ढोला नामक क्या है? राजकुमार है। इसमें राजकुमार देखो नाम से स्पष्ट है। ढोला मारूरा दोहा तो ढोला नामक राजकुमार है और राजकुमारी क्या है? मारवाड़ी। इसमें क्या है? प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की क्या है? प्रेम कथा का वर्णन है। और ये ढोला कौन था? कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद कर लेना। ये ढोला कौन था? कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला था। और जिस समय इसकी आयु क्या थी? 3 वर्ष थी। कहा जाता है कि पूगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों की शादी कब कर दी गई थी? जब राजा नल का पुत्र, और ये राजा नल कहाँ के थे? कछवाहा वंश के थे। और ढोला की आयु उस समय कितनी थी? 3 वर्ष थी। और पूगल के राजा पिंगल की कन्या का क्या नाम बताया गया है? मारवाड़ी। और मारवाड़ी कितने वर्ष की थी? 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ढोला मारूरा दोहा में ढोला की आयु पूछी गई है और मारवाड़ी की आयु आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको याद करना है मारवाड़ी कितने वर्ष की थी? 1.5 वर्ष की। और ढोला कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। तब इनकी शादी कर दी गई थी। और ढोला किसका पुत्र था? कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था। और मारवाड़ी किसकी कन्या थी? पूगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी थी। और इनका विवाह कब हो गया था? अल्पायु में ही हो गया था, अर्थात बचपन में ही कर दिया गया था। कहा जाता है कि पूगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर कहाँ चले गए थे? नल के राज्य में चले गए थे। ये जो राजा पूगल में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। तो राजा पिंगल विवश होकर कहाँ चले गए थे? नल के राज्य में चले गए थे। तभी पिंगल की रानी क्या हो गई? ढोला पर रीझ गई थी और उसने मारवाड़ी से उसका विवाह कर दिया था। बहुत छोटी आयु में ही इन दोनों की शादी कर दी गई थी। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका विवाह किससे हो गया? मालवा की राजकुमारी
मालवा की राजकुमारी मालवड़ी से हो गया। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। मालवा की राजकुमारी का क्या नाम आएगा, ले से ही चालू होगा, तो क्या नाम है मालवा की राजकुमारी का, मालवड़ी। और जबकि बचपन में जिससे प्यार हुआ था उसका क्या नाम था, मारवड़ी। इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत रखना, याद कर लेना, मालवा से याद कर लेना मालवड़ी, मालवा से क्या याद कर लेना, मालवड़ी से हो गया था। इस पर क्या हो गई, जब इसका विवाह, दूसरा विवाह किससे हो गया, मालवा की राजकुमारी मालवड़ी से हो गया ढोला का। इस पर क्या है, जो उसकी पहली पत्नी थी जिसका कि अल्प आयु में ही विवाह हो गया था, बचपन में ही शादी हो गई थी, मारवड़ी क्या रहने लगी, दुखी रहने लगी और उसने ढाडियों के माध्यम से ढोला के पास क्या भेजा, अपना संदेश भेजा। ये ढाडियाँ क्या होते, ये संदेश भेजने का काम करते हैं। मालवड़ी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को ये संदेश नहीं मिल सका। उसकी दूसरी पत्नी का क्या नाम था, मालवड़ी। उसने क्या किया, मारवड़ी का संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने दिया, किंतु अंत में मारवड़ी अपने उद्देश्य में सफल हुई और दोनों के पुनर्मिलन का समय आया। मारवड़ी ने अपने प्रयत्न करने नहीं छोड़े और अंत में वो अपने प्रयत्न उद्देश्य में सफल हुई और दोनों के पुनर्मिलन का क्या आया, समय आया। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है जो कि आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की क्या है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह लोक प्रसिद्ध क्या है, प्रेम गाथा है, आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है। राउल बेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, राउल बेल के कवि रोड़ा ने की थी प्रारंभ, प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसकी ढोला मारूरा दुआ की रचना में क्या हुआ, विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। वीर रस की कृतियों में श्रृंगार एक प्रभावी तत्व बनकर समा गया। ये कैसी कृति है, वीर रस की कृतियों में क्या हो गया, श्रृंगार एक प्रभावी तत्व बनकर समा गया। इस काव्य में नारी हृदय की क्या है, अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें क्या है, विस्तार से प्रस्तुत हुआ है। कवि ने मारवड़ी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया है। जो कवि हैं उन्होंने मारवड़ी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया है। ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मालवड़ी और मारवड़ी के विरह वर्णन हृदय पर क्या डालते हैं, स्थायी प्रभाव डालते हैं। दोनों रानियों के जो विरह वर्णन है वो हृदय पर क्या डालते हैं, स्थायी प्रभाव डालते हैं। बचपन में जिससे शादी हुई थी उसका नाम मालवड़ी है और मालवा की राजकुमारी कौन है, मालवड़ी। ढोला मारूरा दुहा का मूल रूप क्या है, दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वे आगे जाकर किसमें प्रतिफलित हुई, बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई। ढोला मारूरा दुहा का मूल रूप किसमें मिलता है, दोहा में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वे आगे चलकर हमको किसमें मिलती है, बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई। मारवड़ी के वियोग और श्रृंगार के चित्र इन दोहों में क्या बन गए हैं, अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं। बिहारी के दोहों की नायिका के संयोग और वियोग चित्रों में क्या है, कला पक्ष की प्रधानता है। जो बिहारी है उसके बिहारी मैंने आपको करा दिया है, मेरे चैनल पर आप बिहारी सच्चाई पढ़ सकते हैं। मैंने आपको 25 दोहे कंप्लीट करा दिए हैं। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं उनके में बिहारी सच्चाई लगा हुआ है और उसके 25 दोहे आपसे पूछे जाएंगे, वो आप कर लेना। उनकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भी मैं आपको सीरगी करा दूंगी। बिहारी के दोहों की नायिका के संयोग एवं वियोग चित्रों में क्या है, कला पक्ष की प्रधानता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गांभीर्य को क्या किया है, परिष्कृत लोक रुचि का क्या माना है, प्रतीक माना है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, ढोला मारूरा दुहा के बारे में पढ़ा। जो दूसरा जो लौकिक साहित्य हमको मिलता है वो क्या मिलता है, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। ये किसने लिखे थे, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जयचंद्र प्रकाश किसकी कृति है और जय मयंक जस चंद्रिका किसकी कृति है। तो इन कृतियों का उल्लेख किसमें मिलता है, राठौरारी ख्यात में
उल्लेख मिलता है, किंतु अभी तक क्या है, ये उपलब्ध नहीं हुई हैं। ये दोनों कृतियाँ क्या है, अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। कहा जाता है जो जयचंद्र प्रकाश है, प्रथम कृति की रचना किसने की है, भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, यह एक महाकाव्य था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो जयचंद्र प्रकाश है, ये क्या है, एक महाकाव्य था, जिसमें महाराजा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का क्या है, वर्णन है। इसी प्रकार की जो दूसरी कृति है, जयमयंक जस चंद्रिका, इसकी रचना किसने की है, मधुकर कवि ने की है और 1186 ईस्वी में की है। लेकिन ये दोनों ग्रंथ अभी तक क्या नहीं हुए हैं, उपलब्ध नहीं हुए हैं। किंतु राठौरारी ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर क्या किया है, कन्नौज का वृत्तांत लिखा है। ये बात हमको किस में मिलती है, राठौरारी ख्यात में मिलती है। अतः इन कृतियों की रचना तो अवश्य हुई होगी, किंतु वे सुरक्षित नहीं है। ये कृति आज हमारे पास सुरक्षित नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तीसरे नंबर पे आती है बसंत विलास और एक खुसरो की पहेलियाँ और आती हैं, इसको हम कल अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।